हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों, संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म के एक नए कार्यक्रम संडे संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पोएम आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी। दोस्तों, अगर आपका इंग्लिश ऑनर्स पेपर होगा तो ज़रूर आपको कई पोएम को पढ़ते हुए आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, पोएम सेक्शन में स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है और वो प्रॉब्लम यही है कि पोएम जो होता है दोस्तों वो बहुत छोटा होता है, बट इनका आंसर जो होता है ना, स्टूडेंट्स लोग ढंग से लिख नहीं पाते हैं क्योंकि पोएम जो होता है जो बहुत ही शॉर्ट होता है, बट उसका उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है ना वो बहुत डेप्थ तक जाता है किसी चीज़ के। तो इसीलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पोएम सेक्शन के लिए आप खुद से किस प्रकार से समरी तैयार करो कि वो आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स दिलाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पोएम सेक्शन में सीमित लाइन में ही पोएम हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। साथ ही साथ पोएट उसमें बहुत कुछ हमें सिखाने का प्रयास करता है। पोएम भले किसी अन्य टॉपिक पे बना हुआ हो, बट उनका थीम और समझाने का जो मेन मोटिव होता है ना वो कुछ और होता है। उस पोएम को जो है ना वो किसी न किसी स्टोरी से रिलेट करके पोएट आपके बीच रखता है। तो हम आंसर कैसे लिखे पोएम सेक्शन के लिए, तो वो हम आपको स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, पोएम सेक्शन के स्ट्रैटेजी हम यही बताएंगे कि सबसे पहले आप समरी लिखते वक्त इंट्रोडक्शन लिखो। जिस भी पोएम का समरी लिखो उस पोएम का नाम उस इंट्रोडक्शन में ज़रूर मेंशन हो। जिसके द्वारा वो पोएम लिखा गया है उस पोएट का भी नाम मेंशन हो उस इंट्रोडक्शन में। साथ ही साथ वो पोएम कितने ईस्वी में लिखा गया ये भी मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। यानी इन तीन चीज़ों पे आपको इंट्रोडक्शन में काम करना है। और इन तीन में भी दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हो पोएम का नाम, तो पोएम का नाम तो मेंशन कर दिए, लेकिन बहुत सारे पोएम ऐसे होते हैं जो किसी कलेक्शन से उठाए गए होते हैं। जैसे कि बहुत सारे वैसे पोएट्स हैं जो एक कलेक्शन में अपने पोएम को पब्लिश करते हैं। जैसे कि बहुत सारे होते हैं उस कलेक्शन के अंदर वो किसी का 100 पोएम होता है, किसी का 200 पोएम होता है। तो मान लीजिए अगर किसी कलेक्शन का ये 45वां पोएम है तो ये भी आप मेंशन जरूर करें। पोएट का नाम तो लिखना ही है दोस्तों, साथ ही साथ पोएट के बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी आप शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पे दे सकते हो कि वो ऑक्यूपेशन से क्या है। तो इंट्रोडक्शन में आप पोएट से संबंधित भी 2-4 लाइन लिख सकते हो आसानी से। साथ ही साथ पब्लिकेशन के बारे में भी दोस्तों आप लिख सकते हो कि पहली बार, एक्चुअली आपको पता ही होगा ना कि पब्लिकेशन फाइनल पब्लिकेशन एक ही बार में नहीं हो जाता है। बहुत सारे पोएम में क्या होता है, तो पहले उसे पहली बार परफॉर्म किया जाता है, फिर उस पर वर्क किया जाता है, फिर इसको एज ए बुक पब्लिश किया जाता है। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो उन तमाम मुद्दों को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो लेकिन तीन ही चीज़ मेन चीज़ है कि पोएट का नाम जरूर आना चाहिए, पोएम का नाम आना चाहिए, कहाँ से कलेक्शन लिया गया है वो लिखना चाहिए, और पब्लिकेशन ईयर। इन तीन चीज़ पे आप काम करेंगे। वैसे हम एक सैम्पल पेपर भी लिया हूँ जिसमें इन सभी को हम कवर किए हैं, आपको भी दिखाऊंगा भी। तो पहला काम होगा आप इंट्रोडक्शन मेंशन करें उस समरी में। दूसरा पॉइंट दोस्तों जिस पे आपको वर्क करना है ये है थीम ऑफ पोएम। जो भी पोएम होगा दोस्तों, वो पोएम का कुछ ना कुछ थीम जरूर होगा, वो पोएम कुछ ना कुछ हमें समझाने के लिए जरूर होंगे। तो हमें दूसरे पॉइंट्स में उन थीम को कवर करना है। बहुत सारे ऐसे पोएम होते हैं जैसे जिसमें गॉड्स नेचर के बारे में जिक्र किया गया है, जिसका थीम गॉड्स नेचर होते हैं, तो उनके ऊपर बात करिए। यानी कि हर पोएम में कुछ ना कुछ थीम जरूर होता है, उस थीम के ऊपर आपको काम करना है। थीम कैसे पता चलेगा, तो जिस चीज़ के ऊपर ये पोएम बना हुआ है वही इसका थीम होगा। जो हमें समझाने का कोशिश कर रहे हैं पोएट, वही से इसका थीम निकलेगा। तो दूसरे नंबर में आप थीम को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स में दोस्तों आप लोग जो पोएम का स्टांजा है उनको कवर करेंगे। बहुत सारे पोएम में दोस्तों
दो ही स्टांजा में पोएम को कंप्लीट करा लिया जाता है। बड़े बड़े पोएम जब आप पढ़ोगे पेपर 7 में आप जाओगे तो एक बहुत बड़ा पोएम आपको पढ़ना होगा। पेपर 6 में भी एक बहुत सारा पोएम है, बहुत लंबा पोएम है, उसमें 8 से 9 स्टांजा है। तो पोएम स्टांजा के बारे में भी आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वहाँ पे जरूर लिखना। जैसे मान लीजिए कोई पोएम है जो 7 स्टांजा में लिखा गया है और हर एक स्टांजा में 5 लाइन आता है, तो आप लिखेंगे दिस पोएम इज डिवाइडेड इनटू 7 स्टांजा एंड एवरी स्टांजा कंसिस्ट 5 लाइन्स। यानी जितने स्टांजा में बटा हुआ है वो, और वो स्टांजा कितने लाइन को कवर करता है वो, ये 2 चीज़ भी आप मेंशन करोगे पोएम के स्टांजा के बारे में। दोस्तों ये कुछ बेसिक पॉइंट से बता रहा हूँ जो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आंसर लिखते वक्त बहुत मदद करेगा, और यही चीज़ है जो आपको नंबर दिलाएगा। आपने स्टार्ट करा और समरी लिख डाला, उससे आपको कोई अच्छा मार्क्स नहीं मिलने बना, वो जस्ट वैसा आंसर हुआ जो सब लिखते हैं, बट ये हुआ यूनिक चीज़ है, ये कोई नहीं लिखते हैं। तो तीसरा काम ये करोगे। चौथा काम आपको करना है दोस्तों लाइन एक्सप्लेनेशन। जो भी पोएम में टेक्स्ट दिए गए हैं, लाइन दिए गए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन आपको करना है। एक चीज़ और याद रखेंगे, जो पोएम में लाइन दिया गया है और जो सिंपल लैंग्वेज में उसका अर्थ निकलता है वही इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। एक पोएम में उसके एक्सप्लेनेशन को, उसके रियल एक्सप्लेनेशन को ढूंढने के लिए हमें बहुत डेप्थ में जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक आप पोएम पढ़ोगे पेपर 7 में, द टाइगर एंड द डीर। पोएम में सिर्फ यही बताया गया है कि एक बाघ होता है और एक हिरन होती है, और हिरन नदी के किनारे छांव के नीचे पानी पी रही होती है, तो बाघ जाता है और उस पर अटैक कर देता है एक ही बार और उसे मार के खा जाता है। यानी बाघ और हिरन का स्टोरी बताया गया है कि कैसे एक पावरफुल टाइगर जो है वो एक प्यारी सी हिरन को अपने चपेट में ले लेता है, जब चाहता है तब उसे मार के खा जाता है। यानी कि टाइगर और डियर यानी बाघ और हिरन का कहानी वहाँ पे बताया गया है, बट पोएट हमें ये समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। पोएट का समझाने का वहाँ पे मेन मोटिव है कि हमारे समाज में बहुत सारे वैसे पावरफुल व्यक्ति हैं जो हमारे क्षेत्र में रह रहे ग्रामीण तबके से जो निम्न वर्ग के व्यक्ति आते हैं, उनको वे लोग देखना नहीं चाहते। यानी कि उस पोएम में पोएट टाइगर को गांव समाज के एक पावरफुल व्यक्ति से रिप्रेजेंट किए हैं, साथ ही साथ जो हिरन है उसको गांव में रह रहे बहुत ही निम्न वर्ग के व्यक्तियों से उसको तुलना किए हैं। यानी कि पोएम भले ही किसी और चीज़ पे है लेकिन वो कहना कुछ और चाह रहा होता है। इसीलिए ज़रूरी नहीं कि केवल पोएम के लाइन को एक्सप्लेन करे, जो इसका मेन मोटिव है उसको भी अगर आप ढंग से एक्सप्लेन कर देते हो ना तो सबसे बेहतर मार्क्स आपको वही मिलेगा। छोटा इंट्रोडक्शन जरूर दे दो जो पोएम कहना चाह रहा है, लेकिन मैक्सिमम वही चीज़ कवर करो जो ये बताना चाह रहा है। तो टाइगर एंड डीर में तो आप नॉर्मल सा 2 लाइन लिख दो कि इस स्टोरी में जो है ना टाइगर और बाघ और हिरन के बारे में स्टोरी है, पोएम है, जिसमें बाघ जो है ये गांव के जो बड़े व्यक्ति होते हैं इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हिरन जो होती है गांव में रह रहे जो निम्न वर्ग के व्यक्ति होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद आप पावरफुल व्यक्ति और निम्न वर्ग के व्यक्ति के बीच तुलना करके वहाँ पे बतला दीजिए, हो जाएगा पोएम का एक्सप्लेनेशन। जरूरी नहीं है पोएम के लाइन को ही हमें एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हमें तो पोएट कुछ और सिखलाना चाह रहा है उस पोएम के लाइन से, तो इसीलिए आपको लाइन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और ये कैसे होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पोएम जो है ना सबसे टफेस्ट सेक्शन पोएम माना जाता है, क्योंकि दोस्तों स्टोरी नॉवेल हो गया, उसके बाद आपका जो बड़े बड़े कॉमेडी हो गए, प्ले हो गया, ड्रामा हो गया, इन सब में आंसर लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारे चीज़ होते हैं। अगर स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आ रहा होता है ना तो वो ढंग से कैरेक्टर को ही डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, बट पोएम में कैरेक्टर नहीं होता है। आपको केवल और केवल एक ही चीज़ करना होता है, वो होता है लाइन का एक्सप्लेनेशन। तो इसीलिए वहाँ पे लिखने के लिए जो स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग है उसके पास तो बहुत सारी चीज़ है, स्टोरी से ज़्यादा कुछ वो मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये सब आपको करना बहुत ज़रूरी है, और यही सब ऐसा कंटेंट है जो आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिलाएगा। तो इसीलिए आपको इन्हीं चीज़ों पे वर्क करना है। पहला चीज़ है इंट्रोडक्शन, आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन में इन 3 चीज़ को जरूर मेंशन करना है। दूसरा में आपको लिखना है थीम को भी मेंशन करना है ढंग से। उसके बाद पोएम के स्टांजा के बारे में आपको डिटेल लिखना है,
उसके बाद लास्ट में लाइन के एक्सप्लेनेशन पे आना है और लास्ट में 5वां पॉइंट पे आप कंक्लूजन लिखोगे, यानी कि हमें पोएम सिखा क्या रही है, पोएट दूसरों को संदेश क्या दे रही है, तो वो चीज़ लिखना होगा। और इस प्रकार से ये पोएम लगभग कोई भी पोएम इस प्रकार से लिखोगे तो 3 पेज से 4 पेज में ज़रूर जाएगा। और 17 मार्क्स के लिए 3 से 4 पेज बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि कंटेंट उसमें बहुत चीज़ आ जाएगा। तो इसीलिए आप इस वे में इसका आंसर लिखना, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। एक चीज़ और बता दूं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, जैसे एक को आप कवर कर लिया तो कम से कम 2 लाइन आप छोड़ो, फिर थीम पे आओ, इसको डिस्कस करने के बाद फिर 2 लाइन छोड़ दो, तीसरा पॉइंट्स पे आओ, फिर 2 लाइन छोड़ो और चौथा पे आओ। इस प्रकार से आपको कम से कम इस 5 पॉइंट्स को कवर करते वक्त आपको 10 लाइन जरूर छोड़ना होगा। क्योंकि दोस्तों जब आप लाइन छोड़ करके लिखो ना, जैसे कि कोई एक चीज़ कवर कर लिया फिर लाइन छोड़ के दूसरी चीज़ पर आ गया, तो देखने में थोड़ा बेहतर लगता रहता है। तो कंटेंट के साथ साथ हमें क्वालिटी भी मेंटेन करना है, तो इसीलिए ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। तो दोस्तों जो स्ट्रैटेजी अभी मैं आपको फिलहाल बताया, इसी को फॉलो करते हुए मैं एक नोट भी बनाया हूँ और इससे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक पोएम लिया हूँ, गॉड्स ग्रैंडसन, पेपर 6 में ही है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे द प्रेजेंट पोएम गॉड्स ग्रैंडसन हैज़ बीन रिटन बाय जी.एम. हॉपकिंस। जी.एम. हॉपकिंस के द्वारा लिखा गया, लिख दिए। और जी.एम. हॉपकिंस के बारे में थोड़ा डिटेल लिख रहे हैं, हु इज़ नोन एज अ ग्रेट विक्टोरियन पोएट, इसके बारे में भी हम मेंशन कर दिए। अब लिखेंगे दिस पोएम इज रिटेन इन 1877 बट पब्लिश्ड इन 1889। देख रहे ना, ये लिखा गया इतने में लेकिन पब्लिश किया गया इतने में, तो ये भी हम डिस्कस कर दिए। उसके बाद हम आपको बोले थे थीम को मेंशन करना है, तो देखिए हम थीम यहाँ पर लिखे, द थीम ऑफ दिस पोएम इज गॉड, नेचर एंड मैन, यानी भगवान, प्रकृति और आदमी, ये 3 चीज इस पोएम का थीम है। क्या क्या इसका रोल है इसको भी आप डिस्कस कर सकते हो, ये आपका काम है। उसके बाद देखिए आगे हम लिख रहे हैं नेक्स्ट चीज, यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टांजा को कवर कर रहे हैं। स्टांजा के बारे में मैं आपको बताया हूँ कि स्टांजा को भी कवर करना है 3 पॉइंट में। तीसरा पॉइंट्स में बताया कि स्टांजा को कवर करना है, तो देखिए हम यहाँ पे स्टांजा को कवर कर रहे हैं। लिख रहे हैं गॉड्स ग्रैंडसन इज अ सोनेट, it is a Petrarchan sonnet which is divided into 2 parts, octave and sestet. Above 8 lines are called octave and the next 6 lines are called sestet. In the octave section, the poet speaks about the problem, and in the sestet section, the poet speaks about the solution of the problem. यहाँ पे हम जो स्टांजा उसको कवर कर रहे हैं। इस पोएम में 2 स्टांजा है। पहला स्टांजा जो है जिसमें दोस्तों टोटल यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, टोटल 8 लाइन है और लास्ट यानी दूसरा जो स्टांजा है उसमें 6 लाइन है। पहले स्टांजा जिसमें दोस्तों 8 लाइन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टेव कहते हैं, क्योंकि जिस पोएम में 14 लाइन होता है वो सोनेट होता है, जिसमें से ऊपर का 8 लाइन जो होता है वो होता है ऑक्टेव, और नीचे का जो 6 लाइन होता है नेक्स्ट स्टांजा का उसे हम लोग सेस्टेट कहते हैं। पहले वाले स्टांजा में दोस्तों प्रॉब्लम मेंशन होता है और दूसरे स्टांजा में पहले प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम होते हैं उसका सॉल्यूशन मेंशन होता है। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमने स्टांजा को डिस्कस किया और उसके बाद हमें समरी को लिखना है, और समरी को लिखना है रिलेट करके जो हमारा थीम है गॉड्स, नेचर एंड मैन, उनको ध्यान रखते हुए हमें समरी को लिखना है। बताना क्या चाह रहा है पोएट उसको लिखना है। तो इस वे में दोस्तों अगर आप लिखोगे तो 17 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 14 से 15 मार्क्स आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है, हर पॉइंट्स को लिखने के बाद एक लाइन जरूर छोड़ना है। तो दोस्तों आई थिंक आप लोग समझ के होंगे कि आखिर पोएम का समरी हमें किस प्रकार से लिखना है। थैंक यू सो मच।